जी फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो थर्ड आपका यूनिट है, साहित्य शास्त्र से रिलेटेड यूनिट, उसमें जो आज हम सिद्धांत देखने वाले हैं वो है कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत। तो यहाँ पे पाश्चात्य जो काव्यशास्त्री दार्शनिक हैं कॉलरिज, इनका मानना है कि कॉलरिज से पूर्व कल्पना और फैंटेसी शब्दों का प्रयोग होता रहा है, यानी कल्पना और फैंटेसी कोई नया शब्द नहीं है। कॉलरिज से पहले भी कल्पना और फैंटेसी शब्दों का प्रयोग होता रहा है। फैंटेसी जो शब्द है, फैंटेसी शब्द ग्रीक के फंतासिया शब्द से निकला है और इमेजिनेशन लैटिन के इमेजिनेनातियों से निकला है। तो कॉलरिज से पहले भी कल्पना और फैंटेसी होता रहा है। फैंटेसी शब्द ग्रीक के फंतासिया से निकला और इमेजिनेशन लैटिन के इमेजिनातियों से निकला है। कल्पना को परिभाषित करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो कल्पना को परिभाषित करने का सर्वप्रथम प्रयास एडिसन 1672 से 1719 ये करते हैं। कल्पना को मूर्ति रूप शक्ति यानी कल्पना को मूर्ति रूप यानी शक्ति रूप में माना है। कल्पना को परिभाषित करते हुए प्लेटो इसके लिए फैंटेसिया शब्द प्रयोग करते हैं, जिसकी जड़ असत्य या मिथ्या पर स्थापित होती है। विद्वानों का मानना है कि कल्पना का स्थान भारतीय काव्यशास्त्र की प्रतिभा जैसा है। वस्तुतः कॉलरिज में प्रतिभा और ज्ञान का प्रभावी समन्वय है, इसलिए उनकी आलोचना में व्यवस्था का अभाव होने पर भी जो मौलिक सूक्ष्म और गूढ़ संकेत हैं वे अनंत दुर्लभ मिलते और कहीं नहीं मिलते। कॉलरिज के अनुसार काव्य की या कला मात्र की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है, किंतु भाव अकेले ही पर्याप्त नहीं है, वह संवेदनों के साथ मिलकर काम करता है। संवेदन का क्या अर्थ है? अनुभूतियों को ग्रहण करने की क्षमता। इस प्रकार अनुभूति, संवेदन और भाव का त्रय ही कला का जनक होता है। कॉलरिज मानते हैं कि कविता का विकास मनुष्य के विकास की भांति ही होता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से ही अपने सभी अंगों के साथ धीरे धीरे विकास करता है, उसी प्रकार कविता अर्थ, बिंब, छंद, भाव, शब्द, अलंकार आदि के साथ जन्म लेती है और विकास करती है। कॉलरिज का मानना है कि कविता भाव की तीव्रता और संवेदना के परस्पर मिलन से उत्पन्न होती है। कॉलरिज ने कल्पना को न सिर्फ काव्य के लिए बल्कि आलोचना के लिए भी महत्वपूर्ण माना है। फैंटेसी की कल्पना कवि के भीतर उत्पन्न रचनात्मक कल्पना के स्वरूप से भिन्न मानी जाती है। फैंटेसी के लिए रम्य कल्पना या ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है तथा इमेजिनेशन का रूपांतर कल्पना के रूप में प्रचलित है। कॉलरिज द्वारा प्रस्तुत कल्पना एवं फैंटेसी का भेद देखें। कल्पना और फैंटेसी, तो कल्पना जो है ये आत्मा से जुड़ा होता है। कल्पना सजीव व आत्मिक होता है। चूँकि काव्य सृजना का मूल आधार कल्पना है, इसलिए कॉलरिज ने कल्पना की विशद व्याख्या की है। तो पहली बात तो कल्पना और फैंटेसी में अंतर देखें। कल्पना जो है आत्मा से जुड़ा है, सजीव व आत्मिक है। चूँकि काव्य सृजना का मूल आधार कल्पना है, इसलिए कॉलरिज ने कल्पना की विशद व्याख्या की है। और दूसरा फैंटेसी, जो फैंटेसी है ये फैंटेसी मस्तिष्क से जुड़ा है। फैंटेसी निर्जीव या यांत्रिक है। इसकी सहायता से वस्तुओं के एकत्रीकरण हो जाने से इसे भी महत्व दिया गया है। कॉलरिज को कल्पना के विवेचन की प्रेरणा वर्ड्सवर्थ के काव्य पाठ से मिली है। यानी कॉलरिज जो है ये कल्पना को जो विवेचित करते हैं, इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? ये वर्ड्सवर्थ के काव्य से मिली है। कॉलरिज कल्पना के दो भाग मानते हैं, एक तो प्राथमिक, द्वितीयक। पहला कि रहस्यवादी धारा का अनुसरण करती हैं, जहाँ संसार उसी शक्ति का परिणाम है जो सभी कारणों का कारण है। द्वितीयक वह बौद्धिक शक्ति जिसके द्वारा पुनः सृजनता के साथ बिंबों पर कार्य होता है और काव्य अपनी रोचकता प्राप्त करता है। काव्य में प्रतिभा और प्रज्ञा के महत्व पर बात करते हुए कॉलरिज ने उनके अंतर को स्पष्ट किया है। अब यहाँ पे हम देखें प्रतिभा तथा प्रज्ञा। तो प्रतिभा जो होती है ये जन्मजात होती है, इसके साथ कल्पना का संबंध है। इसका संबंध सृजनशीलता से है, यह मौलिक होता है। यानी जो प्रतिभा होता है ये जन्मजात होता है, इसके साथ कल्पना का संबंध होता है, इसका संबंध सृजनशीलता से है और ये मौलिक होता है। जो प्रज्ञा होता है, तो प्रज्ञा को प्रतिभा से कैसे अलग करना है? प्रतिभा तो किसी के अंदर भी कोई भी क्वालिटी जो मिली है वो जन्मजात है, उसके साथ कल्पना का संबंध है, इसका संबंध सृजनशीलता से या मौलिक होता है। लेकिन प्रज्ञा यह अर्जित की जाती है, इसके साथ रम्य कल्पना का संबंध है, इसका संबंध संयोजनशीलता से है और यह पराश्रित होती है। कॉलरिज द्वारा प्रस्तुत कल्पना के भेद में देखें तो मुख्य कल्पना सामान्य मनुष्य की कल्पना, इससे दृश्य जगत और वस्तु जगत का स्पष्ट ज्ञान होता है। मुख्य कल्पना से इसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है और ये सहज प्रक्रिया है मुख्य कल्पना।
तो ये तो सामान्य मनुष्य की कल्पना, इससे दृश्य जगत और वस्तु जगत का स्पष्ट ज्ञान होता है, इसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये सहज प्रक्रिया है। और जो गौड़ या रम्य कल्पना है ये कवि की होती है, इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। ये मुख्य कल्पना से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को कलाकार की इच्छा के अनुरूप नया रूप प्रदान करती है। दृश्य जगत की वस्तुओं को विशिष्ट बनाने के लिए इसे संश्लेषण की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। कॉलरिज को कल्पना के विवेचन की प्रेरणा किससे मिली? तो वर्ड्सवर्थ के काव्य पाठ से मिली। काव्य की शैली के संदर्भ में कॉलरिज कहते हैं कि अपने सारे अध्ययन और मनन के फलस्वरूप मैंने 2 आलोचनात्मक सूत्र तैयार किए हैं जिनमें कार्यशैली की विशेषताएं और मानदंड अर्थहीन हो जाते हैं। एक तो यह है कि वही कविता वास्तविक शक्ति से संपन्न और अनिवार्य काव्य की संज्ञा से अभिहित होने के योग्य है जिसे हमने केवल पढ़ा भर नहीं है बल्कि जिसे अधिकतम भाव के साथ फिर पढ़ना चाहा है। दूसरा यह है कि जो पंक्तियाँ अर्थ साहचर अथवा उपयुक्त भाव की सार्थकता में बिना कोई कमी लाए उसी भाषा के दूसरे शब्दों में अनुदित हो सकती हैं, वे उतनी मात्रा में शब्द चयन की दृष्टि से दोषपूर्ण है। कॉलरिज का काव्य संबंधी जो चिंतन रहा है उसके मूल्य भारतीय काव्यशास्त्र में दिखाई देते हैं। कुंतक ने भी अर्थ को व्याख्यायित करने वाले शब्द की तलाश की बात की है। कॉलरिज की अल्पना का जो आलोचना है उसका प्रस्थान बिंदु क्या है? भाव है, इमोशन है और फीलिंग है, पर उसकी परिणति कैसी होती है? बोध में। आचार्य शुक्ल कल्पना को मानसिक रूप विधान से पारिभाषित करते, इन्हीं साहित्य में कल्पना को गंभीरता और व्यवस्थित रूप से पारिभाषित करने का श्रेय जाता है। शुक्ल जी इसका संबंध रस और अलंकार से भी जोड़ते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा कल्पना के 2 भाग मानते हैं। एक तो मुख्य कल्पना अचेतन अनैच्छिक निर्माण या संगठन। गौड़ कल्पना चेतन है, ऐच्छिक है, विघटन, संगठन, विनाश और निर्माण। रम्य कल्पना की विशेषताओं के बारे में देवेंद्र नाथ शर्मा लिखते हैं कि रम्य कल्पना देशकाल के बंधन से मुक्त एक प्रकार का स्मृति पत्र है। वह इच्छा शक्ति से संचालित एवं रूपांतरित होता है। वह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। उसकी उपयोज्य सामग्री स्थिर तथा सुनिश्चित होती है। देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार कल्पना निम्नलिखित विरोधी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। यहाँ पे देखिए कल्पना में तो एक साम्य है, सेमनिश, जनरल, प्रत्यय है ना, तो साम्य, सेमनिश, सामान्य, प्रत्यय, प्रातिनिधिक, प्राचीन और परिचित पदार्थ, संयम, विवेक, कृत्रिम, तो ये कुछ दिया है। और इनके अलावा साम्य यानी सेमनेस को डिफरेंस से किया वैषम्य, सामान्य का विशेष, प्रत्यय यानी आइडिया का बिंब, प्रतिनिधिक का व्यक्तिक इंडिविजुअल और प्राचीन और परिचित का नोबिलिटी एंड फ्रेशनेस और इनके अलावा ऑर्डर का इमोशंस, विवेक का उमंग। वो कहते हैं कि कल्पना निम्नांकित खावर की तुलना में कावर को गौरता प्रदान करती है। कला, रूप रीति, कवि के प्रति समादर। काव्य व कल्पना के संदर्भ में कॉलरिज के विचार हैं, काव्य सबसे अधिक आनंद तभी देता है जब वह केवल समानतः समझ में आए, पूर्णतः नहीं। जब कलाकार कोई कलाकृति आदि तैयार करना चाहता है तो उसे भी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। इसमें संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है जो विरोधी या विषमवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। भाषा मानव मन का शास्त्रागार है जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। कविता रचना का वो प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में अलग है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है या सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों में उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वह वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक खंड से प्राप्त होने लिए स्पष्ट संतुष्ट के अनुरूप हो। तो यहाँ पे देखिए काव्य और कल्पना के संबंध में जो विद्वानों के विचार हैं, जैसे शेक्सपियर क्या कहते हैं कि पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। कौन कौन? पागल, प्रेमी और कवि, ये तीनों ही कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। मुझे और किसी बात पर उतना विश्वास नहीं है जितना हृदय के उदात्त भाव की पवित्रता तथा कल्पना की वास्तविकता पर। कल्पना जिसे सुंदर समझती है वह अवश्य ही सत्य होगा, चाहे उसका अस्तित्व पहले रहा हो या नहीं। ये कीट्स का विचार है। वही व्यक्ति मूलतः अच्छा होता है जो कल्पनाशील होता है। कविता मनुष्य की उस आंतरिक शक्ति को समृद्ध करती है जो नैतिक गुणों का मूलाधार है। ये कहना है पीवी शैली का। कल्पना 2 प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक। अधिकतर कहने का अभिप्राय यह है कि जहाँ कवि पूरा चित्रण नहीं करता वहाँ पाठक या श्रोता को भी अपनी ओर से कुछ मूर्ति विधान करना ही पड़ता है, ऐसा कहना है रामचंद्र शुक्ल जी का। अब जो नेक्स्ट सिद्धांत शुरू होने वाला है वो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो है सेशन में करेंगे। आज के लिए इसे यहीं पर रहने देते हैं और
चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।